आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की, जहां सेना ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने आतंकियों के लगाए गए आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को हाईवे पर आईईडी मिला था, जिसके बाद सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और आईईडी को डिफ्यूज करने में जुट गया। एहतियातन सेना ने बांदीपोरा श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने बम को पूरी सावधानी के साथ नाकाम करना शुरू किया और कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ते के सभी लोग वहां से तेजी से पीछे भागते दिखे और वहां विस्फोट हुआ। आतंकियों के नापाक मंसूबों को सेना ने पूरी एहतियात के साथ ध्वस्त कर दिया। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, यानी एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, लेकिन किस तरीके से सूचना सुरक्षा बल को मिली थी और किस तरीके से फिर इसको डिफ्यूज किया गया, कितना वक्त लगा? देखिए, यहाँ पे आर्मी की एक आरोपी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी, और सीआरपीएफ की भी रोड ओपनिंग पार्टी होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो जाते हैं तो पहले रोड को क्लियर किया जाता है और उनके पास आईडी डिटेक्टर्स भी होते हैं और ये देखा जाता है कि कहीं पे आईडी प्लाट तो नहीं की गई है। इससे पहले भी कई जगहों पे आईडीज देखी गई और उनको डिफ्यूज किया गया। ये बांदीपोरा रोड है, श्रीनगर बांदीपोरा रोड, और वहां पे सुरक्षा बलों को मालूम चला था कि इस एरिया में जो है आईडी उनको डिटेक्ट हुई थी जब वो रोड ओपनिंग पार्टी जो है वहां से गुजर रही थी और रोड को क्लियर कर रही थी। उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड लाया गया और काफी देर तक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया उस एरिया में। और बताया जा रहा है कि छोटी छोटी 2 आईडीज थी जिनको अलग अलग जो है टाइम पे डिफ्यूज कर दिया गया और अब ये कहा जा सकता है कि रोड अब बिल्कुल क्लियर है और रोड को ट्रांसपोर्ट के लिए अब खोल दिया गया है। कई घंटों तक जो है रोड पे ट्रैफिक की हरकत जो है वो बंद रही और अब रोड को थ्रू किया गया, लेकिन एक बड़ा धमाका हुआ जब इस बिल्कुल रिफत, वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। एक बड़ा धमाका हुआ, छोटी छोटी आईडी थी जिनको डिफ्यूज कर दिया गया। आप रहिए हमारे साथ। तो आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया। रिफत, आप बता रहे हैं कि छोटी छोटी आईडी थी जिनको डिफ्यूज किया गया, लेकिन ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था? तो ये तस्वीर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि दरअसल डिफ्यूज किया गया था। 2 आईडी मिली थी और उनको किस तरीके से डिफ्यूज किया गया उसकी तस्वीर आपके सामने। कहा जा रहा है कि आतंकियों की बड़ी साजिश, जिसे नाकाम करने में सुरक्षा बल को कामयाबी हासिल हुई है। तो पूरी सावधानी इस दौरान बरती गई थी। एहतियातन सेना ने बांदीपोरा श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को पहले रोका और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने बम को पूरी सावधानी के साथ नाकाम किया। कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ते के जो सभी लोग थे वो वहां तेजी से पीछे भागते दिखे और फिर विस्फोट हो गया। आतंकियों के नापाक मंसूबों को सेना ने पूरी एहतियात के साथ ध्वस्त कर दिया। आईडी छोटी थी लेकिन साजिश बड़ी थी और इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब आईडी को डिफ्यूज किया गया। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की यह तस्वीर, हाईवे पर आईडी मिला था सुरक्षा बल को, जिसे नाकाम कर दिया गया, डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने आतंकियों के द्वारा लगाए गए आईडी को डिफ्यूज कर दिया। रिफत, हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, छोटी छोटी आईडी थी लेकिन ये साजिश कितनी बड़ी थी, कितना नुकसान हो सकता था? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपको मालूम है कि पुलवामा एरिया में भी एक कार में एक आईडी रखी गई थी और बहुत ज्यादा मात्रा में उस पर एक्सप्लोसिव थे, लेकिन डिटेक्ट किया गया पहले ही जो है मूवमेंट जो देखी गई और उसको फिर नाकाम कर दिया गया। उस आईडी को उड़ा दिया गया गाड़ी समेत। उसके बाद हंदवाड़ा में भी एक आईडी धमाका किया गया जो डिफ्यूज की गई आईडी, वहां पे भी आईडी रखी गई थी। और बांदीपोरा में एरिया है क्योंकि ये एक हाईवे है और वहां पे अगर कोई भी कॉन्वॉय गुजरती या सुरक्षा बलों की गाड़ियां गुजरती तो काफी नुकसान हो सकता था, लेकिन जो रोड ओपनिंग पार्टी है उनका काम ही यही है कि वो सुबह की क्लियरेंस तब देते हैं जब वो रोड के दोनों साइड से या रोड के बीच में से जो है आईडी डिटेक्टर घुमाते हैं और जब उनको लगता है कि रोड बिल्कुल क्लियर है, आरोपी आगे सिग्नल देती है कि रोड पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही आर्मी की कॉन्वॉय या आर्मी की गाड़ियां वहां से चल पाती हैं। क्योंकि ये सीआरपीएफ की भी अपनी भी रोड पार्टी है, रोड ओपनिंग पार्टी, और आर्मी की भी आरोपी है। दोनों जो है एक साथ काम करते हैं, अलग अलग भी काम करते हैं,
तो ऐसे ही वजह यही है कि आईडी डिटेक्ट होती है नॉर्मली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में ही आरोपी अपना काम करती है, सर्च ऑपरेशन करती है, पूरे रोड को क्लियरेंस जब मिलेगी उसके बाद ही यहाँ पे कॉन्वॉय वगैरह चलती है। तो रिपत रहिए आप हमारे साथ एक बार फिर से इन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को बता दें। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जब आईडी को डिफ्यूज किया गया था। दरअसल सेना के बम निरोधक दस्ते ने आतंकियों की तरफ से लगाए गए इस आईडी को डिफ्यूज किया। सेना की रोड ओपनिंग पार्टी, जिसका काम ये होता है कि सुबह सुबह पहुंचना और वहां पर रोड को क्लियर कराना, लेकिन उससे पहले चेकिंग की जाती है और जब ये आईडी मिला तो इसे डिफ्यूज किया गया। हाईवे पर आईडी मिला था, जिसके बाद सेना का जो बम निरोधक दस्ता था वो मौके पर पहुंचा और आईडी को डिफ्यूज करने में जुट गया। एहतियातन सेना ने बांदीपोरा श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को पहले रोका था और उसके बाद ये जो कोशिश थी बम निरोधक दस्ते की तरफ से शुरू हुई और बम को पूरी सावधानी के साथ नाकाम किया गया। कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ते के जो सभी लोग वहां पर मौजूद थे वो भी यहां तेजी से भाग गए। ये देखिए, तो कितना तेज धमाका ये रिपत, लेकिन ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी बड़ी एहतियात बम निरोधक दस्ते की तरफ से बरती गई और उसके बाद इसको डिफ्यूज किया गया। देखिए, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उनके पास काफी ऐसा किट रहता है पहनने के लिए, जो अगर खुदा न खास्ता धमाका हो जाता है और वो उसमें आ जाते हैं तो उससे वो बच सकते हैं बहुत हद तक। लेकिन अगर एकदम से डिफ्यूज करते करते वो फट गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी इस खतरे में आ सकते हैं। एक बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही टेक्निकल काम है और बहुत ज्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। पहले देखना पड़ता है कि कहाँ पे, इसके साथ में एक और जो है धमाका जोड़ा जाता है, एक और छोटी सी आईडी भी जोड़ी जाती है, फिर उसका कनेक्शन जो है दूर लिया जाता है और यहाँ जहाँ पे ये आईडी या धमाका खैर मौका जो रखा हुआ होता है उसका इर्द गिर्द रेत के जो है बोरियां या मिट्टी की बोरियां लगाई जाती है या ऐसी कोई चीज जिससे इंटेंसिटी कम हो, तो उसके बाद ही इसको उड़ाया जाता है, इसको डेटोनेट किया जाता है। तो बहुत ही टेक्निकल काम है, क्योंकि बम बिल्कुल बहुत टेक्निकल काम है और जो बम निरोधक दस्ता है वो इसमें माहिर है और पूरी सावधानी के साथ इस आईडी को डिफ्यूज किया गया और ये बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम कर दी गई। हरियाणा के रोहतक में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगा और उसके बाद कार का जो ड्राइवर था वो फौरन बाहर निकल आया। इसके बाद कार आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठते धुएं के गुब्बार को काफी दूर से देखा जा सकता था। जिस वक्त कार में आग लगी वहां से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी जो सड़क के एक किनारे पर पहले ही रुक गई और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बुझाया गया। कार में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में यह आग लगी थी, जिसकी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के लिए कल गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ अहम बैठक करेंगे। ये बैठक 11 बजे होगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर कैसे बनाई जाए, बैठक में इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो अमित शाह के साथ ये बैठक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और एलजी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक का हिस्सा रहेंगे तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और कोरोना के मामलों पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है, वो भी तब जब कोरोना मामलों का लगातार बढ़ना बना हुआ है दिल्ली में और दिल्ली ऐसे में देश में तीसरे नंबर पर बना हुआ है, जिसके बाद यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाएं। गुरुवार को सुनवाई हुई थी। एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली में 9 जून तक कोरोना मरीजों के लिए 9,179 बेड हैं, जिनमें 4,914 मरीजों का इलाज चल रहा है और बाकी बेड खाली हैं। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि दिल्ली में 569 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिनमें से 315 फिलहाल इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र को भी निर्देश दिया कि देश की राजधानी के तमाम अस्पतालों में मौजूद बेड की क्षमता के बारे में लोगों को सही जानकारी दी जाए। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली और केंद्र सरकार को ये निर्देश, और उसके बाद अब कल जब अमित शाह की बैठक होगी, किस तरीके से इसको जोड़कर देखा जाए, कितनी अहम ये बैठक होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के मामले, कोविड-19 मरीजों की संख्या दिल्ली में लगातार बढ़ रही है और लगातार इस संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चिंतित हुई थी और इसी को लेकर कल केंद्र दिल्ली के एलजी के साथ बैठक भी करने वाला है, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे और कोरोना वायरस के मुद्दे पर ही चर्चा होगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ साफ लफ्जों में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों से कहा है कि जितने भी कोविड-19 के अस्पताल है वहां पर बेड और वेंटिलेटर की संख्या में इजाफा किया जाए। और जिस तरीके से सुनवाई हुई थी उसमें दिल्ली सरकार ने कहा था, गुरुवार को सुनवाई हुई थी और गुरुवार को ही फैसला दिया था हाईकोर्ट ने। उस दिन सुनवाई के वक्त दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से बताया था कि 9,179 बेड अवेलेबल है कोविड-19 पेशेंट के लिए दिल्ली में, जिसमें से 4,914 बेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी बेड खाली है। तो वहीं जो वेंटिलेटर है वो 569 अवेलेबल है, जिसमें से 315 का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सब अभी उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जितने और भी बेड बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार, और वेंटिलेटर भी बढ़ाया जाए क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने जितने भी कोविड-19 के अस्पताल है राजधानी दिल्ली में, यानी कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद कल होने वाली बैठक में अब तैयारियों को और किस तरीके से पुख्ता किया जाए उस पर चर्चा होगी। उधर कोरोना के लिए टेस्ट पर आम आदमी पार्टी ने आईसीएमआर की गाइडलाइंस में बदलाव की मांग उठाई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि कोरोना टेस्ट के लिए आईसीएमआर की बनाई 8 से 9 तरह की गाइडलाइंस में बदलाव होना चाहिए और राज्यों को टेस्टिंग के लिए किट भी दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने टेस्टिंग को लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, क्या बदलाव चाहते हैं आप और क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम लोग ज्वालामुखी के पहाड़ पर बैठ के इस बात का इंतजार करेंगे कि कब विस्फोट होगा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। तो बीमारी का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए और जिस प्रकार से टीबी का, लीवर का, हार्ट का, किडनी का कोई भी व्यक्ति चाहता है अपना जाके टेस्ट करा लेता है, मंथली टेस्ट भी लोग कराते हैं, 3 महीने पे भी अपनी पूरे होल बॉडी टेस्ट कराते हैं, इसके लिए भी छूट देनी चाहिए। इसमें आप तमाम तरीके की पाबंदियां क्यों लगा के रखे हुए हैं? आईसीएमआर ने गाइडलाइन कर रखा है, किसी भी डॉक्टर की जब तक उसको प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, जब तक उसकी रिकमेंडेशन नहीं होगी, किसी की टेस्टिंग नहीं होगी। अरे भाई, किसी को भी खांसी आ रही है, बुखार है, उसको सिम्टम लग रहा है, वो जाए पैथोलॉजी में, लैब्स में जाके चेक कराए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक 3 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास नाला बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। घर के लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक 3 मंजिला मकान भर-भराकर ढहता दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक हादसे के पहले की और दूसरी तस्वीर है हादसे के बाद की, हादसे के वक्त की। तो ये 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले यह मकान जो कि सुरक्षित खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये मकान अचानक से ढहता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि पास में नाला बनाने का काम चल रहा था और इसी की वजह से मिट्टी धंसी, जिससे मकान की नींव हिल गई और ये ढह गया। गुजरात के अमरेली में 8 शेरों का एक झुंड एक गांव में पहुंचने से दहशत फैल गई। बारिश के मौसम में शेरों का झुंड गांव में पहुंचा, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। गांव में शेरों के झुंड का यह वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। तो बरसात के मौसम में अक्सर शेरों का ये झुंड रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करता है और इसी कड़ी में गुजरात के अमरेली में जब 8 शेरों का ये झुंड पहुंचा तो आसपास के जो लोग थे वो दहशत में आ गए। महाराष्ट्र के नासिक में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी का पानी उफान पर आ गया और शहर में घुस गया। शहर की सड़कें पानी में समा गईं, जबकि एक मंदिर भी कई फीट तक पानी में डूबा दिखाई दिया। इस बीच हनुमान की ऊंची मूर्ति भी पानी में कई फीट तक डूब गई।
कई किलोमीटर तक के इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया, जबकि कई इमारतें आधी से ज्यादा पानी में डूब गई थी। यहां तक कि लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी। इसी बीच कुछ लोग एक गाड़ी को पानी में खींचते दिखे। उस इलाके में पानी कितना ज्यादा था इसका अंदाजा लोगों को देखकर लगाया जा सकता है। जो गाड़ी को धक्का देकर दूसरी जगह ले जाते दिखे, लोगों ने कमर तक पानी में डूबकर अपनी गाड़ियों को बचाया। तो नासिक में बाढ़ के हालात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शहर में पानी कितना ज्यादा भर गया है। ये हाल लगातार बारिश से हुआ, जो बारिश रुकने के बाद भी यूं ही बना रहा। लोगों के घरों में पानी भर गया, जबकि एक मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। पानी में आधी से ज्यादा डूबी कारों को लोग धक्का देकर ऊंची जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये काफी मुश्किल भी था, क्योंकि पानी की वजह से सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। नासिक में लगातार 2 तास से बारिश चालू है और यहाँ की गाड़ियाँ भी पानी में फंसी हुई है और यहाँ के अंदर में गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है। तो हमारी सबकी गाड़ियाँ यहाँ तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बहुत बारिश गिरा है, दोपहर को 3-2:30 बजे तक बहुत बारिश गिरा और गंगापुर धरण से भी पानी छोड़ा है। बहुत पानी आ रहा है गंगे में। उधर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मानसून आने से पहले ही कई दिनों से बारिश हो रही है। उदयपुर में बारिश की वजह से छोटी छोटी नदियों में पानी भर गया। एक इलाके में सीसारामा नदी का पानी 3 फीट तक उफान पर आ गया और इसकी वजह से सड़क पर बनी एक पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे रास्ता बंद हो गया। गर्मी के बाद बरसात के मौसम के आगाज में ऐसे नजारे को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहां पर तेज बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ी चलाने वाले लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। उधर फ्रांस के कोर्सिका में भी बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ का पानी शहरों में जा घुसा, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूब गई, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। कई गाड़ियां सड़कों पर बाढ़ का पानी बढ़ने के डर से तेजी से जा रही थी, जबकि कुछ गाड़ियां पानी में ही फंस गईं। उधर दक्षिण पश्चिम चीन में भारी बारिश और बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़ गए। अनहुई प्रांत में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई और कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई। कई इमारतों के अंदर तक पानी जा घुसा और मकान पानी में आधे से ज्यादा तक डूब गए। ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में इलाके की बड़ी नहर पानी से लबालब दिखी। एक इलाके में ज्यादा बारिश की वजह से जमीन धंस गई और पेड़ भी गिर गए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पंजाब की पठानकोट से, जहां पुलिस ने लश्कर तैयबा के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकी का नाम जावेद बताया जा रहा है और वो 2 दिन पहले पकड़े गए 2 आतंकियों का ही साथी है। यह आतंकी शोपिया का रहने वाला है और एक ट्रक के जरिए पठानकोट से भागने की कोशिश कर रहा था। तो 2 दिन पहले पकड़े गए आतंकियों का ये साथी बताया जा रहा है। पंजाब के पठानकोट से इसे गिरफ्तार किया गया। जावेद इसका नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पठानकोट से लश्कर का यह आतंकी हुआ है गिरफ्तार। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, और क्या जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है और ये कैसे कामयाबी मिली पुलिस को? देखिए, ये पठानकोट में छिपा हुआ था और इससे पहले 2 और आतंकी पकड़े गए थे। आपको याद होगा 2 दिन पहले 2 आतंकी पकड़े गए थे लश्कर तैयबा के। उनके पास से काफी बड़ी हथियारों की खेप बरामद हुई थी और वो खेप कश्मीर ले जाई जा रही थी ताकि कोई बड़ी आतंकी वारदात की जा सके। उन्हीं का ये साथी था जो कि पठानकोट में छिपा हुआ था, लेकिन पंजाब पुलिस लगातार अलर्ट थी और इसको पठानकोट में ही अमृतसर जम्मू हाईवे पर पकड़ा गया है और इससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ये जो तीनों आतंकी हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि एक ही गांव के रहने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट की बिजनेस की आड़ में हथियारों की खेप ये ले जाकर अलग अलग जगहों से, जिसमें दिल्ली है, अमृतसर, जालंधर, इन इलाकों से ये हथियारों की खेप रिसीव करते हैं और कश्मीर पहुंचाने का इनका मेन काम था। इन तीनों से अब लगातार पूछताछ की जाएगी। इसको भी रिमांड पर लेने की पंजाब पुलिस कोशिश कर रही है। जी मोहित। और अब बात भोपाल की, जहां रेस्टोरेंट के स्टाफ को कोरोना होने की फर्जी खबरें न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद एमपी पुलिस ने फेक न्यूज पर एडवाइजरी जारी की है। भोपाल पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
भोपाल के मशहूर रेस्टोरेंट बापू की कुटिया और मनोहर डेयरी के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने रेस्टोरेंट के स्टाफ को कोरोना होने की फर्जी खबर फैलाई थी, जिसके बाद लोगों में रेस्टोरेंट के खाने को लेकर डर बैठ गया। रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों ने साइबर पुलिस को मामले की शिकायत भी की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इस चीज़ की कंप्लेन करने आए थे कि किसी व्यक्ति ने हमारे ब्रांड को डैमेज करने के लिए और उसकी जो इमेज है, गुडविल को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मैसेज ऐसा डाल दिया है कि हमारे यहाँ 4 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम इस चीज़ की कंप्लेन करने यहाँ साइबर सेल यूनिट में आए थे। हम लोगों के प्रतिष्ठान के बारे में कुछ फेक न्यूज़ चल रही है कि हमारे यहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, जो कि सच्चाई से बहुत दूर है। प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जान है तो जहान है। हम सब तरह की रिस्क लेके अपने स्टाफ की, अपने बच्चों की, हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ढंग से अपना काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसके अलावा भी हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पे फैलाना एक दंडनीय अपराध है और भोपाल पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर लगातार नजर रखी हुई है और इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भारतीयों की फेवरेट डिश पराठा से जुड़ी। कर्नाटक की एक अथॉरिटी ने रोटी और पराठे में अंतर बताते हुए पराठे पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश सुना दिया है। एक फ्रोजन पराठा बनाने वाली कंपनी ने रोटी की तरह से पैक पराठे पर भी 5% जीएसटी लगाने की मांग की थी, लेकिन जीएसटी से जुड़ी संस्था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने रेडी टू कुक पराठे को रोटी से अलग माना और उस पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला सुना दिया है। बात मुंबई के दादर में शोले की तर्ज पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छत पर आत्महत्या के इरादे से पहुंचे एक पुलिस कर्मचारी को फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने बचा लिया। दरअसल दादर के शिंदेवाड़ी में एक पुलिस कर्मचारी 3 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ गया था और छत से कूदने की धमकी दे रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे बचा लिया। उस शख्स की पहचान पुलिस कांस्टेबल के तौर पर हुई, जो मुंबई के तारदेव थाने में तैनात था और नाइट की शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद सुबह घर लौटा था।